हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज प्रशांत झा और आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में, तो इंडिया इज मूविंग बियॉन्ड रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन जो कि बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको लेकर के आपने हाल ही में इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि तेलंगाना जो है वो पहला स्टेट इंडिया का बन चुका है जिसने शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया जाता था। अरे शेड्यूल कास्ट को तो रिजर्वेशन पहले भी दिया जाता था, हर स्टेट में दिया जाता है, लेकिन तेलंगाना क्यों बना? तो इसीलिए क्योंकि तेलंगाना ने उस शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया जाता था उसमें भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया। क्या सब कैटेगराइजेशन किया? तो पहले जो एससी को रिजर्वेशन दिया जाता था वो 15% दिया जाता था। अब मान लेते हैं एससी में तीन ग्रुप हैं, पहला G1, दूसरा G2, तीसरा G3। तो पहले क्या होता था कि इन 15% रिजर्वेशन का लाभ कौन लोग उठा पाते थे? सिर्फ G1 ग्रुप, सिर्फ मान लेते हैं कि ये 15% का लाभ सिर्फ और सिर्फ G3 ग्रुप ही उठा पाते थे। मतलब पूरा 15% रिजर्वेशन जो है किनके पास चला जाता था? G3 ग्रुप के पास। जो बाकी के G2 ग्रुप हैं, दो ग्रुप जो बचे हुए G1 और G2, वो लाभ ही नहीं उठा पाते थे, जिसकी वजह से जो एससी को रिजर्वेशन मिलता था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता था। जो ऑलरेडी बेनिफिटेड है उन्हीं को बार बार बेनिफिट मिलता था। इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि कैसे ये जो तेलंगाना असेंबली है इसने शेड्यूल कास्ट को लेके तो सब कैटेगराइजेशन किया ही है, साथ में जो उन्होंने किया वो ये कि ओबीसी जो पहले 37% था अब जाकर के उसको बढ़ा करके 42% कर दिया, जिसकी वजह से जो 50% का सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कैप लगाया था वो अब बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अलग तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के लोग अपील दायर कर सकते हैं और आगे क्या होगा ये भी हम सिचुएशन देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एससी का सब कैटेगराइजेशन है और जो ओबीसी को जो बढ़ा दिया गया है परसेंटेज, इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये तो देखेंगे ही, पर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया को फ्यूचर में रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भाई? ऐसा क्या कर रही है इंडिया जो जरूरत नहीं पड़ेगी? तो इस सब के मामले में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है। पहले ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है द हिंदू का, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए यहां पे क्या सिचुएशन है। यहां पर जो तीन ग्रुप कैटेगराइजेशन था, पहले इन तीनों ग्रुप को मिला करके 15% दिया जाता था, लेकिन बोला नहीं जाता था कि इस 15% में ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को, ग्रुप 2 को कितना मिलेगा। बट अब ये मिलने लगा है कि ग्रुप 1 में 15, जिसमें ग्रुप 1 में जो 15 सब कास्ट आएंगी जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड हैं, सोशियो इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है ही, एजुकेशन मतलब सोशली रूप से भी बैकवर्ड हैं, एजुकेशन रूप से भी बैकवर्ड हैं, आर्थिक रूप से भी बैकवर्ड हैं। तो वैसे 15 कास्ट को 1% रिजर्वेशन दे दिया गया कि भैया जाओ तुम 1% रिजर्वेशन लो और खुश रहो, चलो भैया। उसके बाद ग्रुप 2 में 18 सब कास्ट आते हैं जो थोड़े बहुत बेनिफिटेड है, मॉडरेटली बेनिफिट, मतलब ग्रुप 1 की तरह ज्यादा लॉस में भी नहीं है और ग्रुप 3 की तरह सबसे ज्यादा बेनिफिटेड भी नहीं है, मतलब मॉडरेटली बेनिफिटेड है। तो उन 18 सब कास्ट को 9% दिया गया। उसके बाद जो ग्रुप 3 है जिसने इस पूरे एससी रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया है, उनको सबसे कम रिजर्वेशन दिया गया। मतलब इस ग्रुप 3 में 26 कास्ट को मिलाकर के सिर्फ 5% रिजर्वेशन दी गई है। मतलब कि ये ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा लाभ उठाती आ रही है। तो सरकार ने बोला कि भाई तुम बार बार यहां पे भंडारे में आकर के खीर पूरी उठा रहे हो, अब यहां से जाओ, अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये इन लोगों को छुट्टी कर दी, मतलब 5% दिया, चलो भैया तू भी शांत रहे और ये लोग भी शांत रहेंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है वो कैसे होगा? तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा तो आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब में मिलता ही है, एजुकेशन में मिलता है, ठीक है, नीट हो गया, ये जेई हो गया, इन सब में मिलता है। उसके बाद जो लेजिस्लेशन है वो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को भी फॉलो करता है और इसमें यह बोला गया है, इरिगेशन मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, क्या नाम है इनका, उत्तम कुमार रेड्डी, उन्होंने बोला है कि ये अगर इंप्लीमेंट हो गया तो इससे जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा और तेलंगाना में और इक्विटी बढ़ेगी, तेलंगाना की जो सोसाइटी है वो और बेनिफिट होगी। ऑफ कोर्स होगी भाई, क्यों? क्योंकि अब जो है बेनिफिट और अच्छे से पर्कुलेट हो पाएगी। पर ये सब कैटेगराइजेशन एससी का जो हुआ है वो क्यों हुआ है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। मतलब पिछले कई 20-30 सालों से यह बात की डिमांड थी कि भैया आप जो एससी का रिजर्वेशन दे रहे हैं उस एससी के रिजर्वेशन से जो एक्चुअली में जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्योंकि जो क्रीमी लेयर हैं ऑलरेडी उनको ही बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो ऑलरेडी बेनिफिटेड हैं वही बार बार बेनिफिटेड ऑलरेडी हो रहे हैं और जो बेनिफिटेड नहीं है उनको बेनिफिट मिल नहीं रहा। तो इसीलिए लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था। कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर के, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से बार बार इस चीज का जो है वो डिमांड होता था, इसीलिए उन्होंने फुलफिल कर दिया। बट अब जो
क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि ये जो सब कैटेगराइजेशन किया है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है मेरे भाइयों। इसीलिए कर सकती है क्योंकि देखो, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 पढ़ लो, आर्टिकल 16 का क्लॉज पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि जब भी कोई ऐसी कम्युनिटी जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको सेंटर हो चाहे स्टेट हो, सभी लोग मिलकर के उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है और हमें इससे बहुत खुश होना चाहिए और मैं तो भैया बहुत खुश हूं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी दिन कांग्रेस का मन किया कि भैया ऐसा करना है, सब कैटेगराइजेशन करना है, मन नहीं लग रहा है, मीडिया मेरे पे नहीं है तो इसीलिए सब कैटेगराइजेशन कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर एक शमीम अख्तर, ये जो जुडिशियल कमीशन इसके ऊपर बिठाया गया, एक रिटायर्ड जज जिनका नाम शमीम, जिनका नाम ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एससी सब कैटेगराइजेशन जो किया है वो कौन सी कमीशन की वजह से किया है, तो शमीम अख्तर ये जो हैं वो एक रिटायर्ड जज थे। इनको कांग्रेस वो जो मतलब तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला कि शमीम अख्तर को कि आप जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑफ कोर्स आप रिटायर्ड जज हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिए और हमें बताइए कि ये जो हम सब कैटेगराइजेशन करेंगे इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो शमीम अख्तर साहब ने क्या किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया और तब जाकर के उन्होंने रिपोर्ट पेश किया और उस रिपोर्ट के बेसिस पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है ये फैसला लिया है। और इसके बाद ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी था कि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज लोग डिमांड कर रहे थे और इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बार बार इस चीज के बारे में बता ही दिया, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इससे बढ़ेगा। बट अब जो नया मुद्दा सामने आया है वो ये कि तेलंगाना गवर्नमेंट यही तक चुप नहीं रही। उन्होंने बोला कि जो ओबीसी को पहले 37% रिजर्वेशन मिलता था अब वो 42% हो जाएगा। मतलब क्या है कि मतलब ये कि 37% था पहले, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे ठीक है आप रिजर्वेशन दीजिए, बट 50% जो कैप है, इंदिरा साहनी केस है, याद करो इंदिरा साहनी केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंदिरा साहनी केस क्या था। ओके चलो बताता हूं। इंदिरा साहनी केस में क्या था कि बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया तुम्हें जितना भी रिजर्वेशन देना है दो, नो डाउट, लेकिन आपको 50% कैप से ज्यादा नहीं देना है। बट ये जो 42% कर दिया है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो 52% का कैप है ये डोलने लगा है, ये 50% से ज्यादा हो गया है और इसकी वजह से फिर लोग इस चीज को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि भैया आपने जो साहनी केस में बोला है वो आप इसके विपरीत नहीं जा सकते। तो इसके लिए लोग कोर्ट जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। इंदिरा साहनी केस को लोग चैलेंज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हमारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री राहुल गांधी जी, उनका भी कहना है कि ये जो 50% बार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है इसको हमें ब्रेक करना होगा। क्यों? क्योंकि जातिगत जनगणना हो रही है, कास्ट सेंसस हो रही है, इसकी वजह से उनका कहना यह है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना अधिकार। मतलब यह है कि जिसका जितना जनसंख्या होगा उसके हिसाब से उनको उतनी सीट्स मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीज अगर आप क्रिटिकली सोचोगे तो कहीं ना कहीं ये सही भी है। देखो अब यहां पे सिचुएशन क्या है, लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन का क्यों नीड है, फिर मेरिटोक्रेसी का क्या हो जाएगा, सोशल डिलेमा। अब मान लो कि कोई जो डॉक्टर है वो रिजर्वेशन की वजह से आया है, उससे कौन अपना इलाज कराएगा, क्या पता वो कैंची छोड़ दे पेट में। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। अगर डॉक्टर कोई आया है तो उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बनाया जा रहा है। और ये सब छोड़ो यार, इतना सोचो ना कि आज से मतलब जब से आजादी हुई है हम बोलते हैं रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, मतलब ये दुर्व्यवहार हो रहा है रिजर्वेशन की वजह से, मेरिट इंडिया में दब रही है वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। बट आप ये सोचो कि मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके सुप्रीम कोर्ट में 245 जज आए, 245 जज आए। लेकिन डेटा के हिसाब से आप ये चीज चेक भी कर सकते हो जाकर के गूगल पे जाओ, जल्दी जाओ। तो 245 अगर जज सुप्रीम कोर्ट के आए हैं तो उन 245 में से सिर्फ 7 जज जो हैं वो दलित हैं। मतलब सोचो दलितों की संख्या हमारे देश में, उनकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा होगी। बट 245 जज जो अभी तक नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से सिर्फ 7 जज दलित हैं। कैसे आप बोल रहे हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है? जब आरक्षण देने के बाद भी ये स्थिति है तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आपने ब्यूरोक्रेसी सुना होगा कि आईएएस में जो है वो रिजर्व कैटेगरी वाले ज्यादा जाते, मतलब कि रिजर्वेशन मिल गया है, कट ऑफ के बाद दोस्तों में भी होता है कि अरे भाई तेरा तो रिजर्वेशन था, हो गया, मेरा तो रिजर्वेशन नहीं था, मेरा नहीं हुआ।
बट आपको मैं बता दूं कि जो भी आईएएस हैं, डीओपीटी के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप फिर से जाकर के चेक कर सकते हैं। तो डीओपीटी के हिसाब से जो अभी ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस हैं, तो टोटल आईएएस में कितने परसेंट आपको पता है एससी है? 8%। 8% एससी आईएएस में है। मतलब जो टोटल आईएएस की पॉपुलेशन होनी चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 8% एससी है। मतलब कितना होना चाहिए एक्चुअली में? रिजर्वेशन को अगर दिया जाता, प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता तो सिर्फ 22% होना चाहिए कम से कम, लेकिन है कितना? 8%। अब आपको तीसरा डेटा देते हैं। आपको पता है जितने भी पीएचडी होते हैं, जितने भी वैकेंसीज आते हैं, इसमें आपको पता चलेगा, आप शॉक हो जाओगे कि जितनी वैकेंसी रहती है, जितना रिजर्वेशन देना चाहिए, मतलब फॉलो ही नहीं हो रहा है। जितना अगर मान लो कि कहीं जगह 18% का रिजर्वेशन दिया गया है एससीओ को, तो फिर क्या हो रहा है? 18% जो है वो ऐसी ही खाली रह जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से जो लोग ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन का नीड नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप देख लो कि आप कौन से वाले में से हो, क्योंकि जिनको भी नॉलेज होगा, जो भी रिजर्वेशन के आर भी जानते हैं, वो ये चीज कभी नहीं बोलेंगे कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है इंडिया में। मैं भी जनरल में आता हूं, मेरा नाम प्रशांत झा है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, मतलब कह सकते हो, बट मैं अपने आप को समझता हूं कि यार इंडिया में अगर आप हो तो आप एक इंडियन हो। इंडियन में मतलब जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें जो हो रही है वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इवन अपर कास्ट, मतलब मैं नहीं कहता हूं बट लोगों के अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूं। तो ये जो चीजें चल रही है ना, इवन मैं भी बोलता हूं कि यार रिजर्वेशन की जरूरत इंडिया में बहुत हद तक है। क्यों ना हो भाई? एक चीज आप समझो, यहां पर कोई इंसान बोलता है कि ये लाइन होना चाहिए, ये रिजर्व्ड के लिए भी होना चाहिए, चाहे कोई अपर कास्ट का हो चाहे कोई लोअर कास्ट का हो, दोनों कि जो बाउंड्री होनी चाहिए, जहां से दौड़ लगाना चाहिए वो एक होना चाहिए। यहां से दोनों लोग बाउंड्री में लगाएंगे, मतलब दौड़ लगाएंगे, कंपटीशन होगी यहां से। बट आप ये चीज सोचो, एक सेकेंड, यहां देखो, ये कंपटीशन होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से जो अपर कास्ट के जो सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण हैं वो भी दौड़ रहे हैं, जो दलित हैं वो भी दौड़ रहे हैं। बट आप ये बताओ कि जो दलित हैं वो यहां से उनको दौड़ना चाहिए, पर वो कहां से दौड़ रहे हैं? वो यहां से दौड़ रहे हैं, और जो अपर कास्ट हैं वो यहां से दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अपर कास्ट हैं उनके पास एसी है, उनके पास खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई जॉब नहीं करना पड़ रहा है, उसको कोई परिवार का टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे हैं उनको समाज के बंधनों में रहना पड़ रहा है, उनके पास इकोनॉमिकली वो स्टेटस में कम है, वो उनका सोशली वो भी कमजोर हैं, इकोनॉमिकली भी कमजोर हैं, एजुकेशनली भी कमजोर हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं उनके पिताजी जो पूर्वज होते हैं वो मतलब पढ़े लिखे होते हैं, तो जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को भी उसी डायरेक्शन में भेजते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए बाउंड्री यहां है, बट एक्चुअली में जो रियल होना चाहिए वो यहां से है। तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इक्वालिटी चाह रहे हैं तो ये जो गैप बीच में है, इस गैप को हमें मिटाना होगा। मतलब इनको जो इतना बेनिफिट अपर कास्ट को मिल रहा है, ऊपर वाले को मिल रहा है, वो अगर इनको भी मिल जाए उस दिन रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही चीज इंडिया में हो भी रहा है। कैसे हो रहा है भाई? तो ये जो गैप है वो कैसे मिट रहा है? ये इनके पास पढ़ने लिखने का सुविधा बहुत सारा था, पर उसके बारे में चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखो, ओबीसी कोटा को 42% कर दिया गया, 42% कर दिया गया है, ठीक है। अब ये चीज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया, कास्ट सेंसस हुआ है, अब इसको चैलेंज किया जाएगा। बट जो गवर्नमेंट है तेलंगाना की वो कह रही है कि हमने कास्ट सेंसस किया है और जो ओबीसी है वो 52% से भी ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन में। तो 42% अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्या ही दिक्कत दे रहे हैं। चलो, ये चीज था। उसके बाद राहुल गांधी जी का कहना है कि ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, और अगर ये स्टेप अपनाया गया तो इंडिया के सारे स्टेट जो हैं इस चीज को अपनाएंगे। ये एक पिटारा था, ठीक है, जो अगर खुल गया तो फिर सारे स्टेट्स इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो,
पहले एससी रिजर्वेशन 15% था, अभी भी वही है, लेकिन पहले ओबीसी रिजर्वेशन 37% था जो बढ़ के 42% हो गया। पहले भी 50% कैप को तोड़ा था, अभी भी 73% कैप को तोड़ रहे हैं, लेकिन इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो जस्टिफाई कर रही है कि हमने सेंसस कराया, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। अब देखो यहां पर जो इंडिया है जो मूव कर रही है रिजर्वेशन के अलावा, वो कैसे मूव कर रही है, जो मैं आपको बात ऑलरेडी हम कर रहे थे कि ये जो गैप है, जो लोअर कास्ट, जो दलित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको जो गैप वो पीछे से जो दौड़ रहे हैं, वो गैप कैसे मिटाया जाएगा, तो ऐसे मिटाया जाएगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारा जो है वो स्टार्टअप कल्चर, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन हो रहा है, मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो गैप है वो मिटेगा। कैसे मिटेगा भाई, तो देखो इंडिया के पास 1.59 लाख स्टार्टअप्स है। मतलब स्टार्टअप आप समझ रहे हो ना कि बिजनेस शुरू करना, तो वो मतलब 1.6 लाख स्टार्टअप हैं जो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली हैं। ठीक है, अब देखो सक्सेस जो है वो इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। सोशल आइडेंटिटी नहीं है कि आप कौन से कास्ट के हैं ये देख करके आपको जॉब नहीं दिया जाता है। ठीक है, फ्रीलांसिंग है, गिग रोल्स है, क्रिएटर इकोनॉमी है, ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो भाई देखो एक चीज समझो कि ये सारी चीजें जो होगी अभी के टाइम पे, जो हम गवर्नमेंट जॉब आप एजुकेशन में दे रहे हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में दे रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन, पर क्या गवर्नमेंट जॉब में देना सफिशिएंट है क्या? नहीं है। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का अगर आप डेटा देखोगे तो कितना है, 10% से भी कम गवर्नमेंट जॉब्स है इंडिया में। तो अगर 10% से भी गवर्नमेंट जॉब कम है तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में आप रिजर्वेशन देने से क्या आप उन लोगों को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं जो पहले से पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। तो अगर आपको सच में उन्हें अपलिफ्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टर लेके आना होगा, आपको स्टार्टअप कल्चर देना होगा, आपको लोन की व्यवस्था देनी होगी। जो एससी एसटी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोन दीजिए, ठीक है, जो वुमेन है उनको ज्यादा से ज्यादा लोन दीजिए, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, मतलब जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए। आप ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो सिर्फ स्किल देने का काम करे। और ये कहीं ना कहीं हो भी रहा है। कैसे हो रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है वो रिजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हरियाणा में बहुत बार बोला गया, कर्नाटक में बहुत बार बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप रिजर्वेशन दीजिए। देखो भैया, रिजर्वेशन के सपोर्ट में तो हम हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के सपोर्ट में मैं नहीं हूं। इसीलिए नहीं हूं क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में हमने रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया ना, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो टेस्ला कंपनी इंडिया में आना चाहती है, जो बहुत सारे कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो नहीं कर पाएगी इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो सोचेगी कि हमको कंपलसरी है कि वही कैटेगरी से लोगों को लेना है, वो फिर मेरिट वाली नहीं होगी। ठीक है, वो उनके ऊपर दबाव रहेगा कि आप इस कैटेगरी से ही लो। तो इसीलिए ये चीज नहीं होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा इंडिया में। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अलग मुद्दा है, इसके बारे में चले देखेंगे। बट हमें स्किल बेस्ड हायरिंग करनी चाहिए, जो कि हो भी रहा है। कोडिंग, डेटा साइंस, यूएक्स डिजाइन, ये सब जो है वो ग्रो हो रहा है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो रिच किड्स होते थे, जिनके पास पैसा होता था, वही सिर्फ कोचिंग सेंटर्स जा पाते थे, इंग्लिश स्कूल से जा पाते थे। अब हमने क्या किया, इंग्लिश स्कूल्स में भी बोल दिया कि भैया आप गरीब लोगों को, आप एससी एसटी के जो भी कैटेगरी, मतलब एससी एसटी कम्युनिटी से ही आपको इतना % लेना है। चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी बोला गया है कि आप फलाने कैटेगरी से इतने स्टूडेंट्स को लेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज सही भी हो रहा है। अब क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप कोडिंग, फाइनेंस, डिजाइन, ये सब फ्री में यूट्यूब पे सीख सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे एप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन ऐप अवेलेबल, पहले ऑफलाइन सेंटर्स में जाके आपको पढ़ना होता था, बट आपके पास अभी स्टडी IQ, अनअकैडमी, बायजूस जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको एफिशिएंट तरीके से पढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये ऐप्स जो हैं, पहले ऑफलाइन सेंटर्स का फी आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अब ऐप्स के थ्रू आप ऑनलाइन फीस, मतलब ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो पुअर किड्स भी हैं, वो भी जो सोशली कल्चरली जो वीक हैं, वो भी अब इस चीज का बेनिफिट उठा पा रहे हैं। इसीलिए देखा गया है कि किड फ्रॉम स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव का जो व्यक्ति है, वो भी चाहे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो रहता है बच्चा, उसके साथ कंपटीशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन रेवोल्यूशन हो गया है हमारे देश में। अब देखो,
अब ये चीज था। अब देखो इसके कारण कहीं ना कहीं हम ये चीज देख सकते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इस रिवॉल्यूशन को गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि अब गांव गांव तक इंटरनेट गया है या नहीं है, गांव गांव तक जो टावर है वो लगा है कि नहीं है, गांव गांव तक 5G का कनेक्शन लगा है कि नहीं है, गांव गांव तक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं। जैसे स्किल इंडिया गवर्नमेंट ने शुरू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस चीज को इंप्लीमेंट सही से किया जा रहा है नहीं जा रहा है। उसके बाद जो बैंक सेक्टर में जो लोन दिया जा रहा है, तो कितना लोन, कितने मतलब एससी को, कम्युनिटी को कितना लोन जा रहा है, ओबीसी को कितना जा रहा है, जनरल को कितना जा रहा है, ये सब भी देखना होगा। कितने इन्वेस्टर, स्टार्टअप कल्चर तो हमने शुरू कर दिया, बट उन स्टार्टअप कल्चर में से कितने स्टार्टअप जो है एससी कम्युनिटी से आ रहे हैं, कितने स्टार्टअप कल्चर ओबीसी से आ रहे हैं, इनके ऊपर काम करना होगा। और जब हम इनके ऊपर काम करेंगे तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तब रिजर्वेशन के मामले पे, तब ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो पॉलिटिक्स होता है वो नहीं होगा। क्यों? देखो अब 10% से भी कम जॉब के लिए इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं होगी, सोचो ना यार कि गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को ही मिल जाएगा। अगर सारे गवर्नमेंट जॉब ओबीसी और एससी एसटी को भी दे दिया जाए तो भी क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इंडिया डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा? जब हमारे देश में दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट होगा, जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो होगा, जब हमारे देश में जो स्किल है वो बच्चों तक आएगा, तभी हो पाएगा ना। जब हम एआई में एडवांसमेंट लेके आएंगे, जब हम इसरो में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। इसीलिए रादर देन इसके कि हम रिजर्वेशन वाला पॉलिटिक्स खेले, रिजर्वेशन दिया, बहुत बढ़िया बात है। आप सब कैटेगराइजेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ये करो। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ओरिजिनल मुद्दे पे जो एक्चुअली में चल रहा है, जो इंडिया को देना भी चाहिए अगर हमें चाइना को कॉम्पिटिट करना है, अगर हमें यूएसए को कॉम्पिटिट करना है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपका क्या ओपिनियन है इस रिफॉर्म्स को लेके, वो भी बताइएगा। और आप कैसे सोचते हैं कि ये जो रिजर्वेशन जो ओबीसी को 42% कर दिया गया है, वो कैसे इंदिरा साहनी केस को चैलेंज करेगा, ये भी आप जरूर बताइएगा। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कुड बी मोटिवेटेड अगेन एंड आपके साथ नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं बात कर सकूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाइयों और मेरी बहनों।